अगर हम आपसे कहें कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि आप हाथ में ले लें तो वो मर जाएंगे, भले ही आप उन्हें चोट न पहुंचाएं, फिर भी आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन स्नो स्कॉर्पियन फ्लाइज ऐसे जीव हैं जो तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और ह्यूमन बॉडी की हीट भी इनके लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन प्रकृति में सिर्फ यही ऐसे जीव नहीं हैं जिन्हें इस तरह की समस्या होती है या जो हीट के प्रति इतने सेंसिटिव होते हैं। ये तो सिर्फ एक नमूना है, असली कहानी अभी आगे है। अब जरा आप एक सिचुएशन को इमेजिन करिए। चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फ की मोटी चादर से पूरा शहर ढका हुआ है। अचानक आपको बर्फ में कुछ कीड़े नजर आते हैं। एक नज़र में देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो मानो चींटियां हो, लेकिन इन टाइनी क्रिएचर्स को बर्फ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लगातार ये अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, ये डेली मल्टीप्लाई होते रहते हैं, फिर चाहे टेम्परेचर कितना ही कम क्यों ना हो। देखते ही देखते इनकी तादाद बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, बल्कि फरवरी 2016 में रूस में वाकई में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। हर कोई उस मंजर को देखकर दंग था। ये काफ़ी स्कैरी भी था, जैसे कि कोई हॉरर मूवी चल रही हो। लेकिन आपको बता दें कि ये क्रिएचर्स असल में इंसेक्ट्स हैं ही नहीं। ये इंटोग्नैथा क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें स्प्रिंग टेल्स या फिर स्नो फ्लीस कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी फ्लीस से काफ़ी अलग होते हैं, हालांकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि दोनों के पास लिम्स के 3 पैर होते हैं, जंपिंग स्किल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंतर भी आ जाता है। नॉर्मल फ्लीज आगे वाले पैरों का सहारा लेकर जंप करती हैं, तो वहीं स्नो फ्लीज पिछले टांगों को बेंड करके जंप करती हैं। इनका साइज 0.08 इंचेस होता है, लेकिन ये 2 इंच तक की जंप लगाने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि स्प्रिंग टेल्स या स्नो फ्लीज से इंसानों को या फिर जानवरों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये खून नहीं चूसते। ये तो सिर्फ मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर पर ही फीड करते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यदि इन्हें मिट्टी से खाना मिलता है तो भला ये बर्फ में क्या कर रहे हैं। कोई भी नॉर्मल इंसेक्ट इस तरह का बर्ताव नहीं करते, है ना। असल में स्प्रिंग टेल्स एक प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ग्लाइसिन काफी अधिक मात्रा में होती है। इससे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन रुक जाता है और इस तरह इन्हें ठंड में भी ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए मिल जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अन्य इंसेक्ट्स इतनी ठंड में करते क्या हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी कई प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। बहुत से इंसेक्ट्स मैमल्स की तरह रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं और हाइबरनेट पर चले जाते हैं। इंसेक्ट्स में हाइबरनेशन के प्रोसेस को डिस्पॉज कहा जाता है। ये ठंड में अपना शेल्टर ढूंढते हैं, जमीन में गड्ढा खोद कर छिप जाते हैं, कभी पेड़ के तने में अपना घर बना लेते हैं तो कभी चट्टानों के अंदर चले जाते हैं और या फिर अपना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर लेते हैं। लेकिन यूरोपियन कॉर्न बोरर का लार्वा ठंड में भी सतह के ऊपर रह सकता है, हालांकि इस दौरान वे बहुत अधिक एक्टिव नहीं होते हैं। इनके पास ठंड से बचने की अच्छी रेजिस्टेंस पावर होती है और ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कुछ देर के लिए जिंदा रह सकते हैं। फ्लाइटलेस अंटार्कटिका भी काफ़ी विचित्र इंसेक्ट है। इसका असली नाम बेल्जिका अंटार्कटिका है। ये अपने अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में शुगर स्टोर कर लेता है। शुगर की वजह से अन्य लिक्विड्स का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद जमी हुई बर्फ में इसकी बॉडी का सारा पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ये एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में चला जाता है। इससे इसकी मौत नहीं होती, बल्कि ठंड से बचाने का इसके पास ये खास तरीका है। दोस्तों, धरती की गहराई में भी इंसेक्ट्स का वास होता है। कनाडा के किड क्रीक माइन कॉपर, सिल्वर और जिंक की सबसे गहरी माइन है। इसकी गहराई 1.9 माइल से भी अधिक है। इस माइन में 1.5 मील की गहराई में भी जीवन पाया गया था। यहाँ चारों ओर गुप्त अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इस जगह पानी का एक रिजर्वियर था जो पिछले 2 बिलियन सालों से अनटच्ड था। यहाँ पर ऐसे सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स पाए गए जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं थी। वो सल्फर कंपोनेंट्स की मदद से सांस लिया करते थे, साथ ही सनलाइट की ज़रूरत अन्य केमिकल से पूरी कर लिया करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। इस तरह और भी न जाने कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो धरती की गहराई में छिपे हुए हैं।
साइंटिस्टों का मानना है कि धरती के नीचे 500,000 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। हालांकि इनमें सिर्फ सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड नहीं है, बल्कि और भी कई जीव जंतु होने की बात वैज्ञानिक करते हैं। यहाँ पर एक और मजे की बात आपको बता दें कि धरती के नीचे मौजूद सभी जीव जंतुओं का वजन धरती के सभी इंसानों से 300 गुना अधिक माना जाता है। ये इमेजिन करना ही अपने आप में काफी मुश्किल भरा है। जमीन के नीचे कई मिलियन सालों से इंसेक्ट्स रह रहे हैं। मौसम की मार या अन्य कोई आपदा आती है तो उससे जमीन के नीचे मौजूद कीड़े मकोड़ों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई किलोमीटर नीचे तापमान साल के अधिकतर समय एक जैसा ही रहता है। दोस्तों, अलग अलग इंसेक्ट्स अलग अलग तापमान पर फ्रीज होते हैं। जैसे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में अधिकतर सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। -31 डिग्री तापमान पर वो सभी कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं जिन्हें किसान पेस्टिसाइड के जरिए मारना चाहते हैं। हालांकि बीज ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकती है। वे हाइव्स में छिप जाती हैं और जिस तरह पेंगुइन एक दूसरे से रब करके गर्मी पैदा करते हैं, ये भी ठीक वैसा ही करती हैं। और इनके पास इतनी मात्रा में शहद होता है कि ये आराम से ठंड के मौसम में व्यतीत कर लें। हेमिडिएना माओरी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इनके फीचर्स भी कमाल के होते हैं। देखने में ये ग्रासहॉपर और बीज का मिक्सचर लगते हैं। पहाड़ों पर समुद्र तल से 4,900 फीट की ऊंचाई पर ये रह सकते हैं और ठंड को झेलने की इनकी क्षमता भी कमाल की है। ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट में 17 दिनों तक आराम से रह सकते हैं और यदि तापमान इससे भी कम हो जाए तो इनकी बॉडी में 85% तक वाटर क्रिस्टल बन जाते हैं। ये धरती पर मौजूद अन्य किसी भी जीव के मुकाबले सर्वाधिक है। इससे इनके टिश्यूज ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और जो काम नामुमकिन सा लगता है वो भी ये मुमकिन कर देते हैं। साल के 5 महीने इन्हें कड़ाके की ठंड का इसी प्रकार सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ह्यूमंस भी हाइबरनेट कर सकते हैं। कुदरत ने हम इंसानों को हाइबरनेशन की ताकत नहीं दी है। अगर ह्यूमंस हाइबरनेशन करने में सक्षम हो तो स्पेस ट्रेवल और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। अभी स्पेस में लंबी दूरी तय करने में कई सालों तक का समय लग सकता है। ऐसे में स्लीप मोड काफ़ी अच्छा विकल्प बनकर सामने आ सकता है। कई फिल्मों में भी इस तरह के स्पेस ट्रेवल करते दिखाया जा चुका है। हालांकि रियल लाइफ में अभी तक सिर्फ ये एक फिक्शन ही है, लेकिन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल हाइबरनेशन की शुरुआत कर दी है। इसे थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये बॉडी को कूल रखने का एक तरीका है। इसमें पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पर बॉडी को ठंडा किया जा सकता है। इससे बॉडी के सेलुलर और ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाते हैं। सर्जरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में कुछ समय लगता है। ऐसे में डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी को 1 या 2 दिन के लिए फ्रीज कर देते हैं। चीन में एक महिला की ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उसे 2 हफ्तों तक फ्रीज कर दिया गया था, जिससे वो अच्छे से रिकवर हो जाए और कुछ ही दिनों में महिला पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाती है। इंसानों की तरह ही टर्माइट्स को भी प्रकृति ने हाइबरनेशन का कोई तरीका नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इसके अल्टरनेटिव की तलाश कर ली है। टर्माइट्स को अधिकांश लोग दीमक के नाम से भी जानते हैं। ये एक गर्म शेल्टर की तलाश में रहती हैं और शेल्टर मिलने के बाद खाने की तलाश शुरू कर देती हैं। इन्हें खाना बहुत पसंद होता है। ठंड में दीमक की मौत हो जाती है, इसलिए इन्होंने मिट्टी और पूप को प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। ये एक प्रकार का ओवरहेड प्रोटेक्शन होता है। असल में दीमक इंसानों के बनाए घर में रहना पसंद करती हैं। यहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और इनके पास खाने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के फर्नीचर में या दीवारों पर दीमक लग जाती हैं और ये इतनी तेज़ी से चीज़ों को नष्ट करती हैं कि पता भी नहीं चल पाता। साल 2020 में एक कपल ने काफ़ी महंगा घर खरीदा था। उस समय घर बिल्कुल चमक रहा था, कोई कमी घर में नहीं थी। 3 महीने के बाद जब घर में वो शिफ्ट हुए तो घर को दीमक खोखला कर चुकी थी और घर इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे गिराकर दोबारा बनाने के अलावा कोई अन्य ऑप्शन नहीं बचा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे वर्म्स भी साइंटिस्ट को मिले हैं जो 42,000 वर्षों तक सो सकते हैं और इतने वर्षों के बाद भी ये जीवित हैं। नेमाटोड्स टाइनी वर्म्स की 2 प्रजातियां वैज्ञानिकों ने खोज निकाली हैं। इन्हें जब बर्फ से बाहर निकाला गया और थोड़ी गर्माहट इन्हें दी गई तो इनमें हलचल होने लगी और खाने की तलाश में ये जुट गए। ये वर्म्स मैमोथ के समय से या उससे भी पहले से धरती पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बर्फ पिघलती है
तो और भी कई जीव जंतु इंसानों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कई नए वायरस और बैक्टीरिया दोबारा पैदा हो सकते हैं जो आज से हजारों लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थे, और इंसानों को उन वायरस से होने वाली बीमारियों का कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग धरती के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में नहीं आई तो धरती पर कई प्रकार के महामारियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।